बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आइडिया क्लब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश 201 के लेसन नंबर 10 द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 3 की। पिछली दो वीडियोस में हमने पहले 5 सीज डिस्कस कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डूज, क्लैरिटी को और काउटिसी को, और इनको काफ़ी तफसील से बताया गया है बड़े अच्छे तरीके से। स्टार्ट करते हैं हम क्लैरिटी से। क्लियरिटी यानी आपके जो सेंटेंस है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वाज़ी होनी चाहिए। इसको हमने लेसन नंबर 6 में भी डिस्कस किया था। तो क्लियरिटी का मतलब ये है कि आपके जुमले एक्यूरेट होने चाहिए और रीडर जो है वो उसको वाज़ी समझ ले, कोई उसमें कंफ्यूजन ना हो, कोई सस्पेशन ना रहे, कोई अभाम ना रहे रीडर के जहन में। तो उसके लिए आपने हमेशा से इन चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रिसाइज, कंक्रीट और फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करें। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो रीडर को पता हो। कंक्रीट वर्ड्स हो और प्रिसाइज वर्ड्स हो। कंक्रीटनेस क्या होती है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। प्रिसाइज का मतलब है उसमें गलती ना हो, एक्यूरेट सेंटेंसेस हो, तो तब जाकर आपकी क्लियर इमेज बनेगी। गोल्डन रूल ये है आपका कि जब भी आप डाउट में हो तो सबसे आसान वर्ड इस्तेमाल कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रेमोनरेशन की जगह पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इसी तरह आप स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट की जगह इनवॉइस लिखेंगे तो रीडर को सही तरह समझ आएगी। इसी तरह से आपने अनफेमिलियर वर्ड्स को निकाल देना है और फेमिलियर वर्ड्स को उनकी जगह दे देनी है। जैसे असेस्ड वैल्यूएशन एक अनफेमिलियर वर्ड है, जबकि प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस इसकी जगह लोग समझ जाते हैं फेमिलियर वर्ड है। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज सेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा वर्ड फेमिलियर है, कौन सा अनफेमिलियर है। इसमें अगर पेपर में आपको सवाल आएगा तो क्लैरिटी क्या है और वो कैसे लाई जाएगी, यही वो सवाल पूछेगा आपसे। एक और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। उसने कहा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत आम इस्तेमाल होते हैं, जैसे ईमेल। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। इन माई ओपिनियन किसी को नहीं पता, लेकिन ईमो लिखेंगे तो सबको पता है। ये एफ ए क्यू लिखेंगे सबको पता चल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो अनफेमिलियर है। तो किस तरह से क्लियरिटी को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इफेक्टिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो क्लियरिटी लाने के लिए इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि लेंथ उसकी क्या होगी, यूनिटी और कोहेरेंस और एम्फेसिस। लेंथ जो है वो 17 से 20 वर्ड होने चाहिए एक सेंटेंस में। अगर इससे ज़्यादा लंबे सेंटेंस है तो आप एक सेंटेंस को 2 सेंटेंसेस में चॉप कर ले, यानी तोड़ दें। यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब है आपकी जितना सेंटेंस है पूरा का पूरे बात है उसमें एक ही मेन आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि आई लाइक सुहेल एंड आईफिल टावर इज इन पेरिस। मुझे सुहेल अच्छा लगता है क्यों और आईफिल टावर पेरिस में, कोई रब्त नहीं बन रहा, कोहेरेंस गलत है ये सेंटेंस। आपके जुमले में यूनिटी होनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस का मतलब है कि यूनिटी को ही हम कोहेरेंस यहाँ समझ लेते हैं, लेकिन कोहेरेंस में सेंटेंसेस को आपने इस तरह से अरेंज करना होता है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है कि मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाए कि मतलब क्या है इस बात का। तो कोहेरेंस और यूनिटी आपस में बड़े मिलते जुलते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो अनक्लियर है, फिर क्लियर सेंटेंस देखते हैं। एक अनक्लियर सेंटेंस देखिए, बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर दैट यू कैन हेल्प अस। क्योंकि देखिए, बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर, एक अच्छा वकील होने की वजह से, आई एम श्योर दैट यू कैन हेल्प अस, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं, एक अच्छा वकील होने के नाते आप हमारी जरूर मदद करेंगे, ये जुमला बनता है। तो ये क्लियर और अनक्लियर में ये फर्क आ रहा है, और बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मजीद क्लियर हो सकते हैं। एम्फेसिस का क्या मतलब है? एम्फेसिस का मतलब है कि द क्वालिटी दैट गिव्स फोर्स टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन पैराग्राफ। कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट होती है, तो एम्फेसिस के जरिए हम उन बातों पर ज्यादा जोर डाल सकते हैं, उनको हम ज्यादा स्ट्रेस डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जुमले जो लिटिल एम्फेसिस वाले देखे, द एयरप्लेन फाइनली अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एज इट अप्रोच टू स्पीड ऑफ लाइट द एयरप्लेन बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो क्या चीजें हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी? स्ट्रक्चर, बस करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ही डिसाइड करेगा कि हमारा जुमला कितना एम्फेसाइज्ड है। तो कुछ चेकलिस्ट है, देखिए जरा। पहले वो कह रहा है कि आप प्रिसाइज और कंक्रीट वर्ड इस्तेमाल करें, फैमिलियर वर्ड इस्तेमाल करें, सेंस जो है वो बन रहा हो रीडर का आपके साथ। इसके अलावा 17 से 20 वर्ड वाला सेंटेंस करे, ज़्यादा लंबा हो तो उसको तोड़ दे, यूनिटी हो यानी मेन आइडिया एक ही हो, और अरेंज करे वर्ड्स को एक क्लियर मेन आइडिया में।
दूसरा पांच सातवां हमारा जो सी है लास्ट वाला वो है काउटेसी। काउटेसी का मतलब क्या है? काउटेसी का मतलब होता है कि इसका सिर्फ मतलब पोलाइटनेस ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपका एटीट्यूड क्या है, यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड जो है ना, वो काउटेसी है, आजिजी जिसको हम कहते हैं। देखिए आमतौर पर हम समझते हैं प्लीज और थैंक यू ये बड़े कोई पोलाइट सेंटेंस है, नहीं। यू एटीट्यूड इज नॉट पोलाइट एटीट्यूड, ठीक है। तो उसको ख़त्म करना है हमने, लेकिन लेकिन हम इनको क्योंकि बड़े एक्सेप्ट कर लिए हमारे सोसाइटी ने, तो लिहाजा इनको भी हम काउटेसी में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यू एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव ही हो, अगर हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है किसी वर्ड को, तो हम उसको फिर पॉजिटिव सेंटेंस या फिर काउटेसी के मानों में गिन लेते हैं। कुछ सजेशंस हैं। पहली सजेशन ये है कि अपने सेंटेंस को लिखते वक्त टेक्टफुल रहे, थॉटफुल रहे, एप्रिसिएटिव रहे, और ऐसे सेंटेंसेस यूज करें जो रिस्पेक्ट को शो करें। जैसे इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे वो कह रहा है बी सिंसियरली टेक्टफुल, थॉटफुल एंड एप्रिशिएटेबल। मिसाल के तौर पर आप ये बोलते हैं स्टूपिड लेटर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट। कितना बकवास खत है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इसकी जगह आप लिख सकते थे इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, यानी यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे यही समझ आ रहा है। तो अब आपने कैसे बात को कवर किया? आपने क्या किया? आपने टेक्टफुल रहे, थॉटफुल रहे, यानी सोचते बोला, और अप्रिशिएट आप रहे। इस तरह देखिए, आई री रोड द लेटर 3 times, द पॉइंट वॉज क्लियर। मैंने ये खत आपको 3 दफा लिख जो दिया, मेरा पॉइंट क्लियर है, बार बार नहीं मैंने लिखना। ये देखिए कितना ब्लंट तरीका है। जबकि टेक्टफुल आप क्या कर रहे हैं, आई एम सॉरी द पॉइंट वॉज नॉट क्लियर, हियर इज अनदर वर्जन। मुझे माफ करें, मैंने पहले आपको पॉइंट सही नहीं समझाया, मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक नया वर्जन भेज देता हूँ। देखिए कितनी आजिजी के साथ टेक्टफुल तरीके से बात कर रहे हैं। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपका कितना अच्छा बनेगा। काउटसी के दूसरा बी वाला पॉइंट है कि थॉटफुलनेस एंड एप्रिसिएशन। थॉटफुल रहे, गुडविल रखिए अपने पास, और एप्रिशिएट करे, ठीक है। आई एम अपनी गलती माने, अगले बंदे को जो है वो ऊपर रख ले थोड़ा सा। यूज एक्सप्रेशन डेट शो रिस्पेक्ट, ऐसे एक्सप्रेशन यूज करें जो रिस्पेक्ट शो करे, लेकिन ऐसे ना हो कि जो आप इरिटेटिंग एक्सप्रेशन हो जाए, ठीक है, और या क्वेश्चनेबल ह्यूमर ना हो। जैसे इरिटेटिंग क्या, आपके आई डू नॉट एग्री विद यू, इफ यू केयर आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज, ठीक है। तो ये कितने कितने कॉन्ट्ररी है, और मिट इन चीज़ों को आपने निकाल देना है। क्वेश्चन भी नहीं है ऐसे, क्वेश्चनिंग ह्यूमर भी नहीं रखना आपने, कि आप कोई क्वेश्चन जो है वो कर ले के, यानी ऑर्डर के मानों में ना आ जाए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लें। और डी वाला बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात करे चूज नॉन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन यूज नहीं करने जो डिस्क्रिमिनेट करे। जैसे सेक्सियस टर्म्स होती है मैन, अब आपने ये वर्ड नहीं बोलने जो मैन, जैसे चेयरमैन नहीं बोलना, चेयर पर्सन बोले। फ्रेश मैन नहीं बोलना, फ्रेश मैन की जगह बोले इंटरटेनिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ऐसा वर्ड बोले जो मर्द और औरत को वाजे, एक ही वर्ड यूज होता हो, वाजे ना करे कि आप मर्दों को कह रहे हैं या औरतों को आप कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सिंगुलर प्रोनाउंस, इंग्लिश लैक्स न्यूट्रल प्रोनाउंस सिग्निफाइंग ही और शी। कह रहे इंग्लिश में एक सिंगुलर प्रोनाउन है ही नहीं जो ही और शी के लिए आता हो, तो हम लड़कों के लिए ही बोलते हैं, लड़कियों के लिए शी बोलते हैं। तो फिर क्या करें इस केस में? क्या करें इस केस में? तो हमें डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ेगी? नहीं, इस केस में वो आपको कह रहा है, इजाजत दे रहा है कि आप दे इस्तेमाल कर लें, दे दैम देयर, ये वाले वर्ड इस्तेमाल कर ले। बेशक वो प्लूरल है, लेकिन जब इस केस में आएंगे तो ग्रामेटिकली हम उनको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ देखें, एवरीवन रिटर्न टू देयर सीट्स, समबडी लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द ऑफिस। अब इस केस में आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आ रही होगी। और इसके अलावा यहाँ बड़े सवाल आप एग्जाम्पल देख लिया करें। नाम जब आप लिखना है तब भी जेंडर को आपने रिस्पेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर पैरेलली, ये ना हो कि आप लिखे मुदस्सिर अली एंड सोनिया, नहीं, गलत है ये। मिसेस अली एंड मुदस्सिर, ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है, डिज़ायरेबल है। ये भी डिज़ायरेबल नहीं है, इसमें भी आपने क्या कर दिया है, मिसेस अली को जो है वो ऊपर कर दिया, जबकि मोर डिज़ायरेबल है मुदस्सिर एंड सोनिया अली। मिसेस अली एंड मिस्टर अली, ये ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि सोनिया डिजर्व करती है। यहाँ हम उसका पूरा नाम मुदस्सिर अली एंड जो सोनिया का पूरा नाम है वो हम बताएं। तो चेकलिस्ट में कह रहा है कि बी केयरफुल इन यूजिंग डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज, थस बीइंग अवेयर ऑफ जेंडर, रेस, एज, कलर, क्रीड और इथनिक ओरिजिन्स। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए लिखिए आप लोग। ऐसा ना हो कि फिर आपको जो है वो इनकार मिले। अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप सबका अल्लाह हाफिज़ व नासिर।